तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। तो अपना आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या था बोर्स मॉडल का? बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो वो फाइन डिटेल्स के बारे में नहीं बता पाए थे। देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है। बोर्स जो थे वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन कर पाए थे, अदर देन हाइड्रोजन एटम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लाइक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब जो एटम थे उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सिर्फ बोर्स जो था हाइड्रोजन एटम के बारे में एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, Bohr's theory couldn't explain the splitting of spectral line in the presence of magnetic field and electric field। बोर्स मॉडल जो था ना, ये स्पेक्ट्रल लाइन जब के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जीमन इफेक्ट बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्च इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहेगा ना, तो उस टाइम हम लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स ने। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स लिखो, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है? बोर्स थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स। ठीक है। जो एटम्स होते हैं ना, फेल टू फॉर्म द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एटम्स मिलके कैसे मॉलिक्यूल्स बनाता है वो बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बाय केमिकल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन गैस कैसे देता है उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, बोर्स ने। ठीक है। तो ये आपका लास्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, ये लिख लो। ठीक है। तो जैसे मैं बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है। क्योंकि बोर्स मॉडल जो था आपका सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वो लिमिटेड था। ठीक है। तो उसको डेवलप किसने किया? फर्स्ट डी ब्रोगली प्रोपोज्ड ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे डी ब्रोगली। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है ना, या जो लाइट वेव है, वो मैटर भी है और वेव भी है। तो उसका सॉल्यूशन डी ब्रोगली ने दिया था। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा मैं, वन एंड सेकंड को। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये बोर्स के बारे में थोड़ा बोला है। ये बोर्स मॉडल, एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये मैं पहले भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। इन कंट्रास्ट टू दिस, डी ब्रोगली proposed in 1924 that matter should exist a dual behavior। dual behavior किसको बोलते हैं? जो दोनों नेचर शो करता है, मैटर नेचर और वेव नेचर दोनों, उसको हम लोग ड्यूअल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है। पार्टिकल एंड वेव, इसी को हम लोग ड्यूअल नेचर बोलते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ऐसा होगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शुड हैव मैक्सिमम मोमेंटम एक्सेलरेशन। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। तो जब ऐसा नेचर शो करेगा ड्यूअल बिहेवियर नेचर, तो उस टाइम मोमेंटम और एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, और वेवलेंथ जो होता है लैम्डा, वो प्रॉपर्टी ऑफ वेव नेचर शो करता है। ठीक है। तो कोई किसी के अंदर अगर ड्यूअल बिहेवियर है तो उसमें दोनों नेचर है, मैटर और वेव। तो मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? मोमेंटम और एक्सेलरेशन से, और वेव नेचर होगा तो वेवलेंथ से, लैम्डा से। ठीक है। ये पॉइंट लिखो। जैसे ये फॉर्मूला जो है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो कैसे आया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको। ठीक है। समझ पाओगे तो अच्छी बात है।
ठीक है, जैसे डी ब्रोगली ने बोला कि वो मैटर भी है और वेव भी है, ठीक है। तो वेव है तो उसके पास एनर्जी होता है E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। म्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और इसको हम लोग प्लैंक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। प्लैंक्स ने बोला था कि जो लाइट्स है वो वेव नेचर है, और आइंस्टीन ने बोला था कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने बोला था कि जो लाइट है वो मैटर है, ठीक है। इसको हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं, प्लैंक्स, ठीक है। तो डी ब्रोगली ये दोनों के बाद आए, बोले तुम लोग झगड़ा मत करो, दोनों का मैं सॉल्यूशन सॉल्व करता हूँ। तो बोला कि दोनों सेम चीज का एनर्जी है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इक्वल टू एच म्यू। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया है, डी ब्रोगली ने दोनों को सॉल्व कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो एम सी स्क्वायर म्यू फ्रीक्वेंसी है, उसके जगह पे एच सी बाय लैम्डा रख दिया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये सी से सी कैंसिल हो गया, तो मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट को मोमेंटम लिखा ना, मास मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो एच अपॉन लैम्डा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एच अपॉन लैम्डा हो गया ना, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं, मोमेंटम। तो इस तरह से डी ब्रोगली इक्वेशन आता है, तो इसको हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मोमेंटम है ये आपका मैटर नेचर शो करता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो लैम्डा है वो वेव नेचर शो करता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि दोनों, ये जो इक्वेशन है डी ब्रोगली का, ये दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर और मैटर नेचर दोनों, ठीक है। तो ये लिख लो, डी ब्रोगली का प्रूफ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो अपना लाइट था ना, लाइट, ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने बोला ना कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और प्लैंक्स ने बोला क्या, कि वेव नेचर है, प्लैंक्स की वेव नेचर है, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक ही चीज की बात हो रही है ना, एक कोई पार्टिकल है या लाइट सोर्स है, तो उसको दोनों नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इक्वेशन दे दिया कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसका एनर्जी होगा एम सी स्क्वायर, उसका मास और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। प्लैंक्स ने बोला कि अगर कोई वेव नेचर है तो उसका जो इक्वेशन होगा एच म्यू होगा और एच सी बाई लैम्डा होगा, ठीक है। वेव नेचर होगा, तो हम लोग को पता है ना कि वेव नेचर होता है तो ऐसे वेव फॉर्म करता है, तो उसके पास लैम्डा होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग एनर्जी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल है तो उसके पास मोमेंटम होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन होता है। जिसके पास मोमेंटम है, एक्सीलरेशन है, तो वो पार्टिकल है, ठीक है। जिसके पास लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वेव नंबर है, तो ये सब तुम्हारा वेव का नेचर होता है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो हम लोग पूछते हैं ना, क्लास में पहले पढ़ते थे, 9th 10th में पूछता था कि बताइए कि वेव का नेचर क्या होता है, तो हम लोग बोलते थे ना वेव लेंथ होता है, वेव नंबर होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो तुमसे कोई पूछेगा पार्टिकल नेचर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मोमेंटम होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक ही चीज का एनर्जी था। तो बोला कि आप लोग दोनों झगड़ा मत करो, दोनों का सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ। तो वो सॉल्यूशन डी ब्रोगली ने निकाला, डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला, ठीक है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या किया, वो बहुत तेज थे, तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो बोला कि अगर दोनों चीज का एनर्जी, दोनों एक ही चीज का एनर्जी है तो वो एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दिया उन्होंने, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाई लैम्डा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लैंक्स का इक्वेशन, और ये हो गया आइंस्टीन का, ठीक है। तो देखो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर है ना,
तो लेफ्ट में mc बचता है, राइट में h/c बचता है, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। तो इसलिए मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं, लैम्डा को लेफ्ट में ले सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन लिखते हैं। तो इस फाइनल इक्वेशन को हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग, ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग। ये आए थे 1927 में। तो इन्होंने क्या बोला था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा एक्स पोजीशन बताता है इलेक्ट्रॉन्स का, और डेल्टा वी वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ कि अगर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर रहा है तो उसके पास एक पोजीशन भी है, ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं, और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, डेल्टा v से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact momentum of an electron, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो उस टाइम सिर्फ एक ही चीज हम लोग बता सकते हैं। अगर मैं पोजीशन बताऊंगा ना, तो वेलोसिटी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। अगर मैं वेलोसिटी बताऊंगा तो पोजीशन नहीं बोल सकता हूँ। इट इज लाइक, देखो मैं बताता हूँ रियल एग्जांपल। देखो ये फैन का ब्लेड्स है, 3 ब्लेड्स, ठीक है। तो ये स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कि ब्लेड 1, ब्लेड 2, ब्लेड 3, ठीक है। अगर यही फैन को मैं ऑन कर देता हूँ तो ये बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा, ठीक है। फैन को ऑन करके देखना, तो तुम उस टाइम बता सकते हो क्या कि ब्लेड 1 कौन सा है, ब्लेड 2, ब्लेड 3? नहीं ना। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ है तो पोजीशन बता सकते हो, एट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी का वैल्यू नियरली जीरो जीरो है। तो अगर ब्लेड्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। वन टाइम में एक ही चीज बता सकते हैं, तो ये उसका स्टेटमेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में कैसे बोल सकते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सेम सर्टेनिटी, मतलब सेम पॉइंट पे दोनों चीज नहीं बोल सकते हैं। उस टाइम अगर मैं पोजीशन बोलूंगा तो मोमेंटम नहीं बोल सकता हूँ, और मोमेंटम बोलूंगा तो पोजीशन नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होगा, ठीक है। पी जो है आपका मोमेंटम है यहाँ पे, मोमेंटम। तो जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो देखो डेल्टा पी एक्स को एम इंटू वी एक्स लिख दिया, और एम कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको नीचे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ले लेना, ये इक्वेशन थोड़ा रॉन्ग लिखा यस था सर। ना, ये मॉडिफाई कर देना, ये मॉडिफाई इक्वेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जैसे मैं बताया था कि डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताता है, और डेल्टा वी एक्स अनसर्टेनिटी मोमेंटम बताता है। तो इससे पता चलता है ना, अगर पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, और जब वेलोसिटी बताएंगे तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग सर्टेन एनर्जी वन कैन ओनली डिटरमाइन इट्स प्रोबेबिलिटी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट एक्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। बोर्स मॉडल डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट as well as definite path of electron around rotating around the nucleus and calculating the energy of electron occupying these orbits। तो बोर्स ने क्या बोला था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना, तो उससे हम लोग उसका एनर्जी और रेडियस निकाल सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में, nth ऑर्बिट का एनर्जी और रेडियस का ऑर्बिट, ठीक है। तो बोर्स ने ये एज्यूम कर लिया था ना
कि both position and momentum of the electron in hydrogen atoms are exactly at the same time। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था बोर्स ने कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो वही उसका पोजीशन होता है, ठीक है, और मोमेंटम भी उसी टाइम होता है। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि अगर आप उसका यस। वेलोसिटी बता पाओगे तो उसका पोजीशन नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये बोर्स को उन्होंने करेक्ट किया था हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लो, ये लास्ट वाला, ठीक है, यस। बोर्स जंक्शन वाला। और ये इक्वेशन का लिख लो, डेरिवेशन।